हाँ जी, तो नाज़रीन कैसे हैं आप सब, और आप लोग देख रहे हैं टकला अंकल का डिस्कवरी एक्सप्लोरर। और तो चलते हैं, हम पूछते हैं टकला अंकल से कि वो आज हमें क्या सुनाने वाले हैं। हाँ मेरा पुत्र, तू बस कर। एडा वड्डा तू रैपर इत्थे आके की करन दिया। चल आ मैं तेनू दसा अज मैं तुहानू की सुनाना। जी मेरा पुत्र, हमारा आज का टॉपिक है 5 चाइनीज ब्रदर। एक दफा का जिक्र है कि चीन के दूर दराज देहात में 5 चीनी भाई समंदर के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी में अपनी अम्मा के साथ रहते थे। वो सब हम शक्ल थे और एक जैसे दिखाई देते थे। इन सब भाइयों में कुछ ऐसी खसूसियात थी जो और किसी में नहीं थी। पहला चीनी भाई पूरे समंदर को निकल सकता था और दूसरे चीनी भाई की गर्दन लोहे की थी और तीसरा भाई अपनी टांगे बहुत दूर दूर तक फैला सकता था। चौथा चीनी भाई अपनी सांस बड़ी देर तक रोक सकता था। पांचवें चीनी भाई को आग नहीं जला सकती थी। पहला चीनी भाई हर रोज सुबह समंदर पर मछलियां पकड़ने जाता था और शाम तक वो जितनी भी मछलियां पकड़ता था इनको बाजार ले जाकर बहुत अच्छी कीमत पर बेच देता था। एक दिन वो समंदर पर जा रहा था तो उसके साथ पड़ोसियों का एक लड़का भी चला गया। चीनी भाई के मना करने के बावजूद वो लड़का बाज ना आया तो चीनी भाई ने एक ही सांस में समंदर का सारा पानी पी लिया तो समंदर की सब चीजें वाज़ह नजर आने लगी। समंदर में लातादाद मछलियों के अलावा समंदर खजानों से भरा हुआ था। वो लड़का ये सब देखकर दीवाना हो गया और खजाना समेटने के लिए दौड़ा। पहले चीनी भाई ने उतनी मछलियां पकड़ ली जितनी वो हर रोज पकड़ता था और अब वो चीनी भाई चाहता था कि वो समंदर का पानी वापस समंदर में डाल दे। जी तो टकले अंकल, क्या चीनी लड़के ने वो पानी समंदर में डालकर दूसरे लड़के को डबो दिया था? ओ बस कर मेरा पुत्र, तेरा एडा चंगा रैप किधरे चीनी लड़के दियां हो मछियां सारियां समंदर च ना नस जान है। चीनी लड़का उसको आवाज देता लेकिन वो लड़का कभी एक चीज उठाता और कभी दूसरी चीज की तरफ लपकता लेकिन वो उसकी आवाज को नहीं सुन रहा था। और इधर पहला चीनी भाई अपने पेट में पानी भरे हुए थक चुका था। उस चीनी लड़के ने उसको फिर आवाज दी और उसको कहा कि बस बहुत हो गया, अब वापस आ जाओ, लेकिन उसने फिर भी आवाज ना सुनी। चीनी लड़के से जब बर्दाश्त कर कर के बेहाल हो गया तो उसने समंदर का पानी समंदर में उगल दिया और वो लड़का समंदर में ही गर्क हो गया। जब चीनी अकेला गांव वापस आया तो सब गांव वाले ने उस लड़के के बारे में पूछा और चीनी लड़के ने कोई जवाब ना दिया। गांव वालों ने ये समझा कि इसने लड़के को मारकर फेंक दिया है और उन्होंने अदलिया में जाकर चीनी लड़के के खिलाफ शिकायत कर दी। सिपाही चीनी लड़के को पकड़कर अदालत में ले गए और वहां उन्होंने लड़के के कत्ल की सुनवाई करवाई और चीनी लड़के को सजाए मौत की सजा सुना दी। चीनी लड़के ने जज से कहा, ए हजूर, क्या मैं आखिरी बार अपनी माँ से मिलने जा सकता हूँ? तो जज ने कहा कि हाँ, इतनी राहत दी जा सकती है। चीनी लड़का खुशी खुशी अपने घर गया और अपनी माँ से मिला लेकिन फिर वो वापस ना आया। और दूसरा चीनी भाई अदालत पहुंच गया जिसकी गर्दन लोहे की थी। चौक पर तमाम गांव के लोग इकट्ठे हो चुके थे। जल्लाद हाथ में तलवार लिए मुजरम की गर्दन उड़ाने के लिए तैयार खड़ा था।
सिपाही मुजरम को पकड़ कर लाए, इसकी गर्दन शिकंजे पर रख दी। जल्लाद आगे बढ़ा और पूरी कुव्वत से तलवार मुजरम की गर्दन पर मारी, लेकिन दूसरा चीनी भाई मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा हुआ, चूंकि इसकी गर्दन लोहे की थी, इसलिए तलवार ने इस पर कुछ असर न किया। ये देखकर गांव का हर शख्स सख्त बरहम हुआ और इसको मारने के लिए कुछ और तरीका सोचा जाने लगा। फिर जज ने फैसला किया कि इसको समंदर में डुबोकर मारा जाए। अगली सुबह सजा से पहले दूसरा चीनी भाई जज के पास गया। जनाबे वाला, क्या सजा से पहले मैं आखिरी बार अपनी माँ से मिल सकता हूँ? हाँ, ये एक रायत तुम्हें दी जा सकती है। जज ने इजाज़त देते हुए कहा। वो इजाज़त मिलते हुए खुशी खुशी अपने घर की तरफ चला गया, लेकिन अगले दिन वो वापस नहीं आया, बल्कि इसकी जगह तीसरा चीनी भाई जेल वापस आया, जिसकी टांगें लंबी हो जाती थी। इसकी सजा की तैयारी होने लगी। सारा गांव समंदर के किनारे जमा हो चुका था। सिपाही उसको कश्ती में बैठाकर समंदर के दरमियान ले गए, जहाँ पानी गहरा था, और तीसरे चीनी भाई को उठाकर पानी में फेंक दिया। तीसरा चीनी भाई जब समंदर में गिरा तो इसकी टांगें लंबी होने लगी और बहुत ज्यादा लंबी हो गई कि समंदर की तह से जा लगी और वो डूबने से बच गया। इसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर सिपाही और तमाम गांव वाले आग बबूला हो गए। इस बार उन्होंने फैसला किया कि मुजरम को आग में जलाया जाए। अगली सुबह वो जज के पास गया। हजूर वाला, क्या मैं आखिरी बार अपनी माँ से मिल सकता हूँ? जज ने ना चाहते हुए भी इसको इजाज़त दे दी। वो खुशी खुशी अपने घर की तरफ दौड़ा, लेकिन वो माँ से मिलकर वापस ना आया, बल्कि इसकी जगह चौथा चीनी भाई वापस आया। गांव वाले चौक पर जमा हो गए और सिपाहियों ने आग का एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखाया हुआ था, जिसके शोले आसमान को छू रहे थे। फिर चौथे चीनी भाई को इस आग में धकेल दिया गया। चौथा चीनी भाई मुस्कुरा कर बोला, आह, कितना सुकून मिल रहा है। फिर लोगों ने चला कर बोला, आग और तेज करो। तो वो फिर बोला, कितना सुकून मिल रहा है, क्योंकि उसको आग जला नहीं सकती थी। फिर उन्होंने फैसला किया कि उसे बदबूदार जगह पर बंद कर दिया जाए ताकि दम घुटने से मर जाए। अगली सुबह चौथा चीनी भाई जज के पास गया कि जज साहब, क्या मैं आखिरी बार अपनी माँ से मिल सकता हूँ? जज साहब ने ना चाहते हुए फिर इसको इजाज़त दे दी और वो दौड़कर अपने घर चला गया, लेकिन वो वापस ना आया और उसकी जगह उसका पांचवा भाई वापस आया, जो सबसे ज्यादा देर तक अपनी सांस रोक सकता था। सारा गांव चौक पर एक बार फिर इकट्ठा हो गया। एक बंद कोठरी में बेशुमार बदबूदार और जहरीली जड़ी बूटियां इकट्ठी कर कर जलाई गईं। पांचवें चीनी भाई को इस कोठरी में बंद कर कर ताला लगा दिया गया। सारी रात जस्टिस में गांव वाले कोठरी के बाहर बैठे रहे। सुबह को जब सिपाहियों ने इसकी लाश निकालने के लिए दरवाज़ा खोला तो पांचवा चीनी भाई मुस्कुराता हुआ बाहर निकला, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा देर तक अपना सांस रोक सकता था, इसलिए बदबू से नहीं मरा।
लोग ये देखकर हक्का बक्का रह गए। जज आगे बढ़ा और बोला, हमने तुम्हें हर मुमकिन तरीके से मारने की कोशिश की, लेकिन तुम हर बार बच गए। इसका मतलब है कि तुम बेगुनाह हो, लिहाजा तुम्हें इस जुर्म से बाइज्जत बरी किया जाता है और अब तुम आज़ाद हो। तमाम गांव वालों ने भी जज की इस बात से इत्तेफाक किया और इसका पीछा छोड़ दिया। वो खुशी खुशी अपने घर की तरफ दौड़ा, जहाँ इसकी माँ और चारों चीनी भाई इसका इंतज़ार कर रहे थे। इनकी बाकी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजरी। जी नाजरीन, तो टकला अंकल की आज की कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक मुझे टकला अंकल और इस गंदे रैपर को इजाज़त दीजिए। तब तक अपना और सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।